नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पराली, जी हां, पराली का जो दहन था पहले जो केवल उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी को प्रभावित करता था, अब न्यूज के डेटा के अनुसार, जो तत्कालिक रिपोर्ट है इसके अनुसार, अब मध्य प्रदेश में भी पराली का एक अभिशाप देखा जा सकता है। तो आज में इस पूरे वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिरकार पराली क्या है, कैसे प्रभावित करता है, किसानों का क्या विचार है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है इससे होने वाले प्रदूषण को। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमपीपीएससी उत्कर्ष में। और यहां पर अब हम देखने वाले हैं पराली के बारे में। तो आखिरकार हम इसे क्यों देखने वाले हैं, क्यों आज हमने इस टॉपिक को उठाया है, इसका प्रमुख कारण है दोस्तों कि देश में अब पंजाब राज्य के बाद पराली के जलाने में मध्य प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है। यही वो कारण है जिसके कारण से आज हम इस टॉपिक को हमने करंट में ज्वलनशील मुद्दे को उठाया हुआ है। यदि इसकी मैं पूरी डिटेल की बात करूं तो सैटेलाइट इमेज डेटा जो हम लगातार देखते हैं, इस सैटेलाइट डेटा के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इंटर स्टेट जोनल कॉन्फ्रेंस में यह बात रखी है कि अब मध्य प्रदेश भी इस पराली जैसी समस्या से प्रभावित होने लगा है। और इसमें दो प्रकार के आंकड़े आए हैं, एक रबी की फसल के लिए और एक खरीफ की फसल के लिए। तो क्या है ये आंकड़े, चलिए बात करते हैं। तो पैडी के धान की जो पराली होती है इसको जलाने में पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। किसके बाद? आफ्टर द पंजाब। और वहीं पर यदि हम धान के बाद गेहूं की बात करें, यदि हम वीट की बात करें, तो गेहूं की पराली को जलाने में मध्य प्रदेश का पूरे भारत में दोस्तों नंबर 1 स्थान है। यही वो कारण है कि जिसके कारण से अब ये टॉपिक मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स में भी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में मुख्य परीक्षा में आपके सामने आ सकता है। इसलिए इसको तेजी से तेजी से देखते हुए हम इसे आगे बढ़ेंगे। तो यदि एग्जाम में यदि पराली आता है तो वो तो आप जानते ही हैं कि बचे हुए जो अवशेष होते हैं, चाहे वो धान के हो या फिर गेहूं के हो, उसको जलाया जाता है ताकि अगली कृषि के लिए खेत को तैयार किया जा सके। यही पराली कहलाती है। पर यदि इसे एक परिभाषिक शब्दावली में लिखें, एग्जाम में लिखना हो, तो फिर आप क्या लिखते? तो आप लिखते कि पराली को, जिसे क्या भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पुआल। तो पराली या पुआल दरअसल फसलों की कटाई के बाद बचे हुए क्या होते हैं? अवशेष होते हैं, जो धान की कटाई के बाद भी हो सकते हैं। जो धान की कटाई के बाद क्या बचता है, उसका जो भाग रिमेन होता है वो होता है डंठल होती है, उसकी पत्तियां होती हैं, जो हार्वेस्टर करने के बाद, हैंडर करने के बाद बच जाता है। इसमें भूसा भी शामिल होता है। परंतु कई बार क्या होता है, भूसे की इतनी बड़ी उपलब्धता होती है कि किसान इसे नहीं निकालते, उसमें अपने आपको अपने कार्य में नहीं शामिल करते और उन्हें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? जला देते हैं। यही कार्य क्या कहलाता है? पराली कहलाता है। और यही घटना बहुत बड़े प्रदूषण का कारण भी बनती है। तो अब यही देखने वाले हैं कि आखिरकार पराली के क्या कारण हैं। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में आपके सामने रखता हूं कि पराली के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पराली जलाने के क्या कारण हैं। तो पहले रूप में यदि हम देखें तो वैकल्पिक विकल्पों की लागत बहुत ज्यादा है। किसानों को लगता है कि इसको यदि हम नहीं जलाएंगे, यदि इसको हम और दूसरी तरह से निपटान करते हैं तो इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है। दूसरा है तकनीकी ज्ञान की कमी, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। मशीनीकरण, यदि हम मशीन से यह काम कराते हैं तो यह काम बहुत ज्यादा लागत में लगता है, कॉस्टली लगता है। पराली जलाने से लोगों को लगता है समय की बचत होती है, जल्दी काम हो जाता है, कम फसल उपज जाती है। यदि वो सोचते हैं कि यदि पराली ना जलाएं तो इससे उपजाऊपन कम हो जाता है। ये एक मिथ है जो उनके मन में लगातार दिखाई देता है। मजदूरों की कमी, लगातार आप जानते हैं कि आजकल गांव क्षेत्र में मजदूरों की कमी हो रही है और यही वो कारण है जिससे हम पराली की संख्या मध्य प्रदेश में भी इससे होने वाले प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा मिट्टी की तैयारी की गति, यदि हम चाहते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारें, इसलिए भी पराली यहां के किसान अब जलाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पारंपरिक तरीका है, प्राचीन काल से यहां के किसान ये काम करते आए हैं, परंतु अब इससे होने वाला प्रदूषण चूंकि बढ़ गया है, यही वो रीजन है कि अब हमको इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। जलवायु और मिट्टी की स्थिरता, चूंकि मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मिट्टी भी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की फसलों को बोया जाता है, जो यहां पर एक अलग आधार दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष नीति प्रभाव, यह भी एक प्रमुख कारण यहां पर दिखाई देता है। तो यह आपने जाना कि आखिरकार क्या है जिससे पराली का प्रभाव होता है।
अब हम जानते हैं किसानों का क्या सोचना है इस पूरे विषय में। किसानों का क्या सोचना है, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं। तो पहला उनका विचार है कि पराली को जलाने से खेत की असली फसल को, अगली फसल को तैयार करने में मेहनत कम लगती है, जल्दी से जल्दी फटाफट तैयार हो जाता है। पराली जलाने से खेत में खरपतवार और कीटनाशक नष्ट हो जाते हैं। जितनी भी चीजें उगी हुई हैं वो स्वतः जल जाती है, जिससे अलग से कोई उन्हें उपचार नहीं करना पड़ता है। तीसरा है, कुछ किसानों का मानना है कि पराली जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, पर भाई साहब वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि इससे कोई भी तरह की उपजाऊपन बढ़ता नहीं है। कई किसानों के पास पराली को रखने के लिए निपटान करने के कोई साधन नहीं है, इसलिए वे वहां जलाकर समाप्त कर देते हैं। अन्य है समय की बचत। किसान क्या करते हैं, बुआई के बाद अगले सीजन की तैयारी में लगे होते हैं और उसके बीच के समय को बचाने के लिए वो इस प्रकार के काम को करते नजर आते हैं। और अंत में कुछ नीतियां जैसे पंजाब में है, एक्ट बनाए गए हैं, पर ये पराली को उस मात्रा में नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं हुए हैं और यही कारण है कि हर घर तक, हर खेत तक चूंकि वो प्रभाव नहीं पहुंच पाया, पराली को नुकसान को बचाने के तरीके नहीं पता पड़ पाए, यही वो कारण है कि पराली को लगातार आज भी जलाया जाता है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां दिखता है, दिल्ली में दिखता है, नोएडा में दिखता है, गुड़गांव में दिखता है, जिसे अब गुरुग्राम भी आप कहते हैं। इसके अलावा पराली दहन का क्या प्रभाव होता है, इस पूरे प्रभाव के बारे में और अधिक चर्चा करें तो इससे प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव होगा प्रदूषण। जी हां, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। इसमें सबसे ज्यादा मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का उत्सर्जन होता है, जो सांस लेने की बीमारियों को वृद्धि कर देते हैं। अनेक प्रकार की आंख में जलन जैसी समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा स्मॉग का निर्माण। स्मॉग क्या होता है, यदि घना कोहरा है, चूंकि ये शीतकाल में ही अभी जलाई जा रही, तो फॉग प्लस बहुत बड़ी मात्रा में स्मॉग, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में यदि प्रदूषणकारी तत्व आपस में मिल जाएं तो ये स्मॉग बनते हैं। फॉग प्लस स्मोक, स्मोक मिलकर क्या बनता है, स्मॉग का निर्माण करते हैं, अर्थात बड़ी मात्रा में कोहरा और बड़ी मात्रा में यदि प्रदूषण हो रहा है तो ये मिलकर बनता है स्मॉग, जो उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो ये एक घटना स्मॉग का निर्माण करती है। तीसरा, मिट्टी की उर्वरता में कमी, जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये प्रमुख दिखाई देता है। इसके अलावा मिट्टी की नमी को नुकसान, चूंकि जब इतनी मात्रा में आप जलाएंगे पराली को तो वहां उपस्थित वाष्प नमी की कमी हो जाती है और फिर से उसे धारण करने में मिट्टी को एक अलग प्रकार की प्रकृति अपनानी पड़ जाती है। अंत में देखें तो स्वास्थ्य पर असर, बड़ी मात्रा में हवा प्रदूषित हो जाती है। उत्तर भारत में तो आपने देखा होगा बहुत समय से ऑड इवन का फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है। तो ये वो कॉज हैं, ये वो कारण हैं जिसके कारण से समस्याएं होती हैं। यदि इंग्लिश में भी कहें तो वो भी यही होगा कि क्या है भाई मेजर रीजन। तो द फर्स्ट वन इज पॉल्यूशन, द सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, फॉग प्लस स्मोक इज इक्वल टू स्मॉग बनता है, रिड्यूसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड द इफेक्ट ऑन हर ऑफ हेल्थ। ये सभी वो रीजन है जिसके कारण से ये समस्याएं देखी जा सकती हैं। अब आखिरी में एक चीज और, चूंकि मुख्य परीक्षा में ये बड़ा प्रश्न बन सकता है मेन एग्जाम में, तब आखिरी में इसके क्या उपाय किए जाएं, ऐसा क्या काम किया जाए कि ये सही हो जाए। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, केंद्र सरकार ने भी कार्य किए हैं, राज्य सरकार ने भी कुछ बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसे अपनाकर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पूरे पर्यावरण को, विश्व को अच्छा कर सकते हैं, वहां की वायु को अच्छा कर सकते हैं, गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें पहला है फसल अधिशेष प्रबंधन करना चाहिए। उसके लिए हमें मशीनीकरण को अपनाना चाहिए। यदि हम मशीनों की सहायता से काम करेंगे तो तेजी से होगा। आजकल तो रेंट में भी, किराए पर भी ये मशीनें उपलब्ध होती हैं। दूसरा, वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार लगातार इसमें वित्तीय सहायता कर रही, कई हजार करोड़ के फंड इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। तीसरे रूप में कहें तो फंड आवंटन, राज्यों ने भी अलग अलग स्तर पर जिलों को आवंटन किए हैं फंड, और यदि आप ऐसी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, यदि आप इसको क्रय कर रहे हैं, आप इसको परचेज कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा पूजा डिकम्पोजर, ये एक अलग मेथड है जिसके माध्यम से ये जो खली है, जो आपके बचे हुए अवशेष हैं, जो आपके खेत में बचे हुए हैं, वो स्वतः ही डिकम्पोज हो जाते हैं और 20 से 25 दिन में समाप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंत में प्रचार प्रसार और जागरूकता। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यदि गांव में किसानों को यह जानकारी दे दी जाए, जिससे सकारात्मक ना होकर, पॉजिटिविटी ना होकर, इससे नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ते हैं, तो हर चीज का हल किसानों के माध्यम से हो सकता है, ये सही होगा।
इसके अलावा यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकारों में कुछ राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है, जिसमें से सबसे पहला है छत्तीसगढ़ मॉडल। इसे गौठान योजना भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो पंजाब में जैसे कैश प्रोत्साहन, नगद में प्रोत्साहन दिया जाता है, इसे अपनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में भी। तीसरा है पराली से ऊर्जा उत्पादन। जी हां, इसे काट कर दीजिए, इससे फिर से आप देखिए ऊर्जा का उत्पादन संभव है। और चौथा और अंतिम, बायोमास उत्पादन में लाभ। जी हां, ये चीजें की कर कर हम इसमें लाभ कर सकते हैं, पूरे पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले क्या किया है, तो इसके लिए मैकेनिज्म स्कीम फॉर द क्रॉप रिस्यूट, फसल अधिशेष के लिए मशीनीकरण योजना लाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसमें क्या करते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में यदि मशीन आप खरीद रहे हैं तो उसमें C2 प्रबंधन के लिए, इस चीज को बचाने के लिए, पराली से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए यह योजना लाई गई है। दूसरे रूप में देखें तो वित्तीय सहायता लाई गई है, फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस किया जाता है यदि आप सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं, हैप्पी सीडर आप खरीद रहे हैं जो पराली को जलाने से बचाता है। यदि आप इन मशीनों को खरीद रहे हैं तो इसमें सरकार आपको सोचिए 50% तक, 50% तक आपको क्या देती है, अनुदान दे देती है, जो बहुत अच्छा विषय है। तीसरा आप लिख सकते हैं फंड आवंटन 2018 से लेकर 2023 तक। आप इसके डेटा को डाल दीजिएगा कि 2018 से लेकर 2023 तक पराली प्रबंधन के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में जैसे राज्यों में कितने करोड़, लगभग 3062 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो ये बहुत अच्छा विषय है, इसको आप डालेंगे तो आपके जो एग्जाम का आपका उत्तर है इसमें ज्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम केंद्र सरकार के और योजना की बात करें तो जी हां, पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर क्या है भाई, तो ये भारतीय अनुसंधान IC है ना, तो के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें ये एक जैव एंजाइम है। ये क्या करता है, लगभग 20 से 25 दिनों में पूरे जो अधिशेष बचे हुए हैं, जो भाग खेत में बच गए हैं, उसे पूरा नष्ट कर देता है और इससे खेतों को कोई नुकसान नहीं होता। तो आपको लगातार ये वीडियो शेयर करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि किसानों तक, और हम सब किसानों के बच्चे हैं, तो हमें ही अपने घर परिवार को बताना होगा, जिससे मध्य प्रदेश इस अभिशाप से बच सके। इसके अलावा प्रचार, प्रसार और जागरूकता के कार्यक्रम करने हैं। जी हां, लगातार जैसे जैसे हम प्रचार करेंगे इसमें कमी आएगी, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ा एक समस्या के रूप में भारत के अंदर बढ़ रही है। और देश में, चूंकि हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो ये हमारे लिए और भी बड़ा विषय बन जाता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने क्या काम किए हैं, स्टेप्स उठाए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक साल में 2 से 3 बार धान की फसल होती है, इसलिए वहां पर उन्होंने एक योजना लाई, एक मॉडल लाया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मॉडल। इसे गठान योजना भी कहा जाता है। अब ये गठान योजना क्या है, पराली को एक जगह एकत्र कर जैव खाद या जैविक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जैविक खाद जैसे ही बनती है, तो आप सभी जानते हैं कि जैविक खाद हमारी फसलों के लिए बहुत लाभदायक है और ये बहुत अच्छा मॉडल है। मध्य प्रदेश सरकार इस गठान योजना को अपनाकर मध्य प्रदेश को भी इससे गौरवान्वित कर सकती है। दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं पंजाब का नगद प्रोत्साहन, कैश इनिशिएटिव मॉडल को अपना सकते हैं कि भाई जो भी ऐसा कर रहा है उसे हम नगद प्रोत्साहन दें, और यह काम भी बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे पंजाब सरकार ने किया है, लगभग 2500 करोड़ रुपए नगद योजना के रूप में प्रदान की। तीसरे रूप में देख सकते हैं पराली से ऊर्जा उत्पादन। जी हां, एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द पराली। पराली से क्या कर सकते हैं भाई, बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कोयले से होने वाले प्रदूषण से भी बचत होगी। साथ ही साथ जो विकल्प है, जो पराली की समस्या थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। अंत में देखते हैं अन्य क्या प्रयास किए गए हैं, तो अन्य प्रयासों में हम देख सकते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स को ओपन किया जा सकता है। अब ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या होते हैं, तो जो किसान हैं उनको, किसानों के लिए ये मशीन किराए पर उपलब्ध होती है, तो आप किराए में की लीजिए, उससे अपने खेतों में लाइए, खेतों से उन्हें वहां से हटाइए और ऊर्जा उत्पादन में इन्हें भेज दीजिए। तो बचत की बचत और सरकार को भी इससे लाभ होगा।
दूसरे रूप में देख सकते हैं बायोमास के रूप में उपयोग। जी हां, हम इसका बायोमास के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इन सभी कारणों से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश फिर से उसी गौरवान्वित होने वाले पल में पुनः प्राप्त कर जाएगा, जिसके लिए हम सब मध्य प्रदेश का दिल से हमेशा शुक्रिया करते हैं, उसे आगे बढ़ाने में हम सब चाहते भी हैं। तो याद रखिएगा, पराली में चूंकि हम अब धान के पराली जलाने में दूसरे और गेहूं में नंबर 1 हो चुके हैं, तो दोस्तों हम सभी को मिलकर इसे आज से ही आप इसके लिए सोचिए, विचार कीजिए और अपने घर परिवार में बात कीजिए कि बिल्कुल भी इस तरह के कार्य को नहीं करना है। ना केवल इससे हमारे परिवार बल्कि पूरे देश में इससे अनेक प्रकार के प्रभाव बढ़ते जाएंगे। तो यह था आज का मूल विषय जिसके बारे में आपने देखा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिए। उत्कर्ष परिवार आपके लिए हमेशा नए नए तत्कालिक मुद्दों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। मुलाकात होगा अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने मां बाप का ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।